हेलो स्टूडेंट, आज विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के इतिहास का तीसरा अध्याय भूमंडलीकृत विश्व का बनना का भाग 16 देखेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे प्रारंभिक युद्धोत्तर वर्ष। जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में देखा है कि किस प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त हो जाने के बाद ब्रेटन वुड्स संस्थान के तहत आईएमएफ और विश्व बैंक की स्थापना की गई थी, ताकि जो विकसित और विकासशील राष्ट्र है उनको लोन प्रोवाइड कराया जाए और ताकि उनकी जो अर्थव्यवस्था जो थी, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, उस अर्थव्यवस्था में सुधार किया जाए। आज हम इसी से आगे जो है इसको कंटिन्यू करते हैं। ब्रेटन वुड्स व्यवस्था ने पश्चिम औद्योगिक राष्ट्रों और जापान के लिए व्यापार तथा आय में वृद्धि के एक अप्रतिम युग का सूत्रपात किया था। जो ब्रेटन वुड्स व्यवस्था थी उसने मुख्य रूप से जो वेस्टर्न औद्योगिक राष्ट्र थे, जो पश्चिम औद्योगिक राष्ट्र थे, उनके लिए व्यवस्था बहुत सफल रही थी। और अगर हम 20 सालों की लगभग बात करें 1950 से 1970 के बीच, तो विश्व व्यापार की विकास दर सालाना 8% से भी ज्यादा थी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। इस दौरान वैश्विक आय में लगभग 5% की दर से वृद्धि हो रही थी। अब विश्व की जो आय थी उसमें लगभग 5% की दर से वृद्धि हो रही थी और बहुत अच्छा संकेत था। विकास दर भी कमोबेश स्थिर ही रही और उसमें ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं आए थे। और इस दौरान ज्यादातर समय अधिकांश औद्योगिक देशों में बेरोजगारी औसतन 5% से भी कम रही। तो एक और जहाँ पे 5% की दर से आय में वृद्धि हो रही थी, विकास दर भी लगभग स्थिर रही थी, वहीं बेरोजगारी का प्रतिशत भी 5% से कम रहा था। तो ये सारी ही बातें जो है बहुत अच्छी थी। तो ब्रेटन वुड्स व्यवस्था के तहत औद्योगिक राष्ट्रों को बहुत ज्यादा फायदा प्राप्त हुआ था। इन राष्ट्रों में तकनीक और उद्यम का विश्वव्यापी प्रसार हुआ था। विकासशील देश विकसित औद्योगिक देशों के बराबर पहुंचने की जी तोड़ कोशिश कर रहे थे। ये जो समय था, इस समय बहुत सारी जो डेवलपिंग कंट्री थी वो भी चाहती थी कि वो डेवलपिंग कंट्री से उठ के डेवलप कंट्री बन जाए, और इसलिए उन्होंने विकसित जो औद्योगिक देश थे उनसे उनका बहुत ज्यादा जो है कंपटीशन था, और वो चाह रही थी कि वे भी जो है उस दर्जे पर जो होता है, जो विकसित राष्ट्र का जो लेवल है वहां पर वो पहुंच जाए। और इसके लिए जो विकासशील राष्ट्र थे उन्होंने आधुनिक तकनीक से चलने वाले संयंत्र और उपकरणों के आयात पर बेहिसाब पूंजी का निवेश किया था। तो अब डेवलपिंग जो कंट्री थी, जो विकासशील देश थे, उन्होंने पूंजी का इन्वेस्टमेंट निवेश कहाँ किया था? उन वस्तुओं पर किया जो मुख्य रूप से टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई थी, और उसके साथ साथ जो होता है मशीन से जुड़ी हुई थी। मतलब अब जो है वे भी चाहते थे कि वे भी एक बड़े जो है औद्योगिक राष्ट्र बन सके, इसलिए उन्होंने इन सभी चीजों के आयात पर जो है बहुत ज्यादा पूंजी इन्वेस्ट की थी। अब हम देखेंगे अनौपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता। इसमें हम देखेंगे कि जो एशिया और अफ्रीका था, मतलब अगर हम एग्जांपल के तौर पर देखें तो भारत और अफ्रीका के जो, और ऐसे ही और जो बहुत सारे राष्ट्र थे जो कि अब जो है स्वतंत्र हो गए थे, तो उनके आजादी तो मिली थी और उसके बाद उनकी क्या स्थिति थी, इन सभी चीजों को आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। आप जानते हैं कि बच्चों की 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया था, और इस विश्व युद्ध के बाद भी जो है दुनिया का एक बहुत बड़ा भाग यूरोपीय औपनिवेशिक शासन के अधीन था। तो अभी भी बहुत सारे ऐसे राष्ट्र थे जहाँ पे उपनिवेशवादी जो है प्रथा चल रही थी, और बहुत सारी जो है राष्ट्र थे जहाँ पे कॉलोनी का सिस्टम अभी भी था। अगले 2 दशकों में एशिया और अफ्रीका के ज्यादातर उपनिवेश स्वतंत्र स्वाधीन राष्ट्र बन चुके थे। लेकिन आने वाले 2 दशकों में अगर हम देखें तो एशिया, जैसे कि हम भारत का उदाहरण ले सकते हैं, और अफ्रीका के भी ज्यादातर जो उपनिवेश थे अब वो अपने आप को स्वतंत्र कर लिए थे। उन्होंने जो होता है जो अभी तक वो गुलामी की जो जंजीर थी उन्होंने तोड़ दी थी, और अब राष्ट्र सफल हो चुके थे। आप जानते हैं कि 1947 तक आते आते भारत को भी स्वतंत्रता प्राप्त हो गई थी। लेकिन ये सभी देश गरीबी और संसाधनों की कमी से जूझ रहे थे। उनकी अर्थव्यवस्थाएं और समाज लंबे समय तक चले औपनिवेशिक शासन के कारण अस्त व्यस्त हो चुके थे। देखिए, यद्यपि ये राष्ट्र जो थे उनको आजादी तो मिल गई थी, लेकिन उनके पास जो है वह ताकत नहीं थी। देश गुलामी से आजाद तो हो गया था, गुलाम से, लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो उस राष्ट्र के पास जो होता है कोई पावर नहीं थी। क्यों? क्योंकि औपनिवेशिक शासन जो होता है कि समय जो
जिस भी कंट्री ने यहाँ पे रूल किया था, अगर हम फॉर एग्जांपल इंडिया का ही अगर हम उदाहरण लेते हैं, तो ब्रिटेन ने इंडिया के अर्थव्यवस्था, यहाँ की सामाजिक दशा को इतना ज्यादा जो है छिन्न भिन्न कर दिया था कि उसे पुनः संगठित करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। क्योंकि देखिए, जब ब्रिटिशर इंडिया में आए थे तब इंडिया को जो है सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन जब ब्रिटिशर्स यहाँ से गए तो इंडिया के सामने जो सबसे बड़ी जो समस्या थी वो थी गरीबी, भुखमरी। तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से जो भारत में या फिर जो भी उपनिवेश थे, तो वहां के देशों का के संसाधनों का उन्होंने इस तरीके से विदोहन किया कि उन्होंने आप अपने हित के बारे में ही सोचा, लेकिन जिस कंट्री पर उन्होंने रूल किया था उस कंट्री के बारे में उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा। और यही वजह है कि जब ये राष्ट्र उपनिवेशवादी प्रथा से स्वतंत्र हो गए, लेकिन फिर भी जो है वो पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं हुए थे, क्योंकि अभी भी उन्हें जो है आजादी जो है वो अभी भी उनकी लड़ाई जो है वो जारी थी। गरीबी से भुखमरी थी, भुखमरी से, संसाधनों की कमी से, और अपनी जो है अर्थव्यवस्था जो थी उनकी पूरी तरीके से छिन्न भिन्न हो चुकी थी। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, मुद्रा कोष और विश्व बैंक का गठन तो औद्योगिक देशों की जरूरतों को पूरा करने के लिए ही किया गया था। ये संस्थान भूतपूर्व उपनिवेशों में गरीबी की समस्या और विकास की कमी से निपटने में दक्ष नहीं थे। देखिए, जो IMF और विश्व बैंक था, यद्यपि जो है ये बैंक, ये जो संस्था थी, ये औद्योगिक राष्ट्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन इसका फायदा विकसित देशों को ही हुआ था। विकासशील देश या फिर जो अभी भी स्वतंत्र राष्ट्र हुए थे उनको ज्यादा जो है इससे नहीं हुआ था। क्योंकि अगर हम देखते हैं कि भारत में, या भारत का अगर हम उदाहरण ले, तो यहाँ पर IMF जो होता है या वर्ल्ड बैंक इंडिया को हेल्प करने के लिए जो है बनाया गया था, पर इस पर कंट्रोल किसका था? इस पर कंट्रोल जो है US का था, ब्रिटेन का था। मतलब मुख्य रूप से उन्हीं संस्थाओं का था जिन्होंने अभी तक भारत में जो है वो शासन किया था। लेकिन जिस प्रकार यूरोप और जापान ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं का पुनः गठन किया, उसके कारण ये देश IMF और विश्व बैंक पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं थे। अगर हम विकसित राष्ट्रों की बात करें तो यूरोप और जापान ने जो होता है अपनी अर्थव्यवस्था को का पुनर्निर्माण या पुनर्गठन करने के लिए IMF या विश्व बैंक पर बहुत ज्यादा जो है डिपेंडेंसी नहीं दिखाई थी, और वो बहुत ज्यादा इस पर निर्भर नहीं थे। इसी कारण 50 के दशक के आखिरी सालों में आकर ब्रेटन वुड्स संस्थान विकासशील देशों पर भी पहले से ज्यादा ध्यान देने लगी। तो अब जो है, जो ब्रेटन वुड्स संस्थान थी, उनका जो सबसे ज्यादा जो ध्यान था वो पहले विकसित देशों पर केंद्रित था। अब उन्होंने अपना ध्यान हटाकर विकासशील देशों पर लगा दिया था। दुनिया के अल्प विकसित भाग उपनिवेशों के रूप में पश्चिम साम्राज्यों के अधीन रहे थे। विडंबना यह थी कि नव स्वाधीन राष्ट्रों के रूप में भी अपनी जनता को गरीबी और पिछड़ेपन के गर्त से बाहर निकालने के लिए उन्हें ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की मदद लेनी पड़ रही थी जिन पर भूतपूर्व औपनिवेशिक शक्तियों का ही वर्चस्व था। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, चाहे वो इंडिया की बात हो या फिर वो अफ्रीका की बात हो, इंडिया में IMF आया था। IMF की स्थापना इसलिए की गई थी ताकि वो इंडिया को हेल्प कर सके, मतलब जो भी कंट्री है, विकासशील देश है, उनको हेल्प कर सके। लेकिन इन पर सबसे ज्यादा कंट्रोल किसका था? उन्हीं राष्ट्रों का था जिन्होंने भारत पर जो है शासन किया था, चाहे वो जैसे कि US या फिर ब्रिटेन का कंट्रोल था। उसी तरीके से अगर हम अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका पर भी फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी ने जो होता है अपने अपने उपनिवेश बनाए थे, और बाद में जो है जो वर्ल्ड बैंक और IMF की वहां स्थापना की गई थी, जो उनको हेल्प कर रहे थे, उस पर भी जो है इन्हीं का कंट्रोल था। तो इस तरीके से ये बहुत विडंबना थी कि जो राष्ट्र स्वतंत्र हुए थे उन्होंने अपनी जनता और के जो उनके सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो ये थी कि जो उनकी जनता है उनको गरीबी से निकाले, उनको पिछड़ेपन से बाहर निकाले, और इसको निकालने के लिए जो है उन्हें ऐसी ही अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की या एजेंसी, जो इंटरनेशनल एजेंसी का सहारा लेना पड़ रहा था, जो कि पहले ही जिसका कि भूतपूर्व औपनिवेशिक शक्तियों का वर्चस्व था। जिस पर औपनिवेशीकरण के बहुत साल बीत जाने के बाद भी बहुत सारे नव स्वाधीन राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थाओं पर भूतपूर्व औपनिवेशिक शक्तियों का ही नियंत्रण बना हुआ था। मतलब अभी भी उनपे जो कंट्रोल था, तो वो वैसे तो वो स्वाधीन हो गए थे, लेकिन उनको जो है अभी भी उन्हीं औपनिवेशिक शक्तियों का नियंत्रण था उनपे ही, क्योंकि उनके डिपेंड करना पड़ रहा था अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए। जो देश ब्रिटेन और फ्रांस के उपनिवेश रह चुके थे, यहाँ
कभी उनका राजनीतिक प्रभुत्व रह चुका, वहां के महत्वपूर्ण संसाधन जैसे खनिज संपदा और जमीन पर भी ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनियों का ही नियंत्रण था और वे इस नियंत्रण को छोड़ने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं थे। तो आप देख सकते हैं कि जो खनिज था, जो माइनिंग थी या फिर जो जमीन पे अभी भी जो है, जो उनके जो उपनिवेश जो उन्होंने शासन किया था, उन्हीं कंपनियों का नियंत्रण था और वे नहीं चाहते थे, क्योंकि उनसे इनका हित जुड़ा हुआ था, इसलिए वो इसे छोड़ने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थे। कई बार अमेरिकी जैसी अन्य शक्तिशाली देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी विकासशील देशों के प्राकृतिक संसाधनों का बहुत कम कीमत पर दोहन करने लगी थी। तो जो अमेरिका की जो एमएनसी थी, जो बहुराष्ट्रीय कंपनी थी, तो वो भी जो है इन जो विकासशील देश थे उनके प्राकृतिक संसाधनों का जो होता है बहुत ही कम कीमतों में जो है वो इस तरीके की मतलब नीतियां अपनाई जाती थी, जिसकी वजह से उन्हें जो है ये प्राकृतिक संसाधन बहुत ही इजीली और बहुत ही कम रेट में मिल जाए। और ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि जो विकासशील देश थे, जो अभी भी स्वाधीन हुए थे, जिनको स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, ये देश के पास इतना ज्यादा रिसोर्स नहीं था कि वे अपने देश में ही उपलब्ध जो नेचुरल रिसोर्स है उसको अच्छे से यूज कर सके। तो इसकी वजह से जो है बाहर के जो राष्ट्र थे उन्होंने इस स्थिति का बहुत ज्यादा लाभ उठाया था। दूसरी ओर ज्यादातर विकासशील देशों को 50 और 60 के दशक में पश्चिम अर्थव्यवस्थाओं की तेज गति से कोई लाभ नहीं हुआ था। तो अगर हम विकासशील डेवलपिंग कंट्री की बात करें तो इसको 50 और 60 के दशक की अगर हम बात करते हैं तो इनको जो है कोई भी जो पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं की तेज प्रगति हुई थी, लेकिन इनको भी कोई भी लाभ नहीं हुआ था। और इस समस्या को देखने के लिए उन्होंने एक नई अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली जिसे न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर NIEO के लिए आवाज उठाई और जो होता है समूह 77 या G77 के रूप में संगठित हो गए। तो जब उन्होंने देखा कि वो जो होता है उनको किसी प्रकार से बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिल रहा है, उनकी अर्थव्यवस्था पर कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लिया G77 के रूप में। जो NIEO से उनका आशय ऐसी व्यवस्था से था जिसमें उन्हें अपने संसाधनों पर सही मायनों में नियंत्रण मिल सकता था और इसमें उन्हें विकास के लिए अधिक सहायता मिले, कच्चे माल के सही दाम मिले और अपने तैयार मालों को विकसित देशों के बाजारों में बेचने के लिए बेहतर पहुंच मिले। तो इन सभी उद्देश्यों के तहत जो होता है उन्होंने अब वो ये सारे जो विकासशील देश थे आपस में संगठित हुए थे। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा? तो आज हमने देखा कि औपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता को समझने का प्रयास किया और हमने देखा कि जो भी विकासशील देश थे वो स्वतंत्रता प्राप्त होने के बावजूद जो होता है उनकी अर्थव्यवस्था किस प्रकार से थी और उनकी अर्थव्यवस्था के तहत जो IMF और वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी उनसे उनको कोई विशेष लाभ नहीं हुआ और फिर अंत में जाकर ऐसे विकासशील राष्ट्र जो थे उन्होंने अपने आप को संगठित किया था G77 के रूप में।